वो प्यार है। वक्त हो चुका, शो हो चुका, देख चुके हैं। फिर जीने की तमन्ना है। वहीदा जी ने जो भी रोल उनको मिला है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसे निभाया है। इनका नाम है वहीदा रहमान और हम इनकी कला, इनकी शख्सियत से जुड़े कुछ ऐसी बातों में चर्चा करेंगे जो निसंदेह बिल्कुल अनूठी और अनोखी होगी। एक जमाना था तुम्हारी थकान में जाया करती थी इस तरह। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कोई नई बात नहीं, मेरा तुम्हारे हाथों किस तरह। वहीदा जी के करियर में गुरुदत्त साहब के बाद अगर हम देखते हैं तो देव साहब का भी बहुत बड़ा योगदान बिल्कुल जिस तरीके की उनकी मतलब वहीदा जी की बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म है गाइड, और गाइड में कमाल का दोनों ने काम किया है। मजाक तो यह है कि ये मजाक नहीं मिस नलिनी। ये तमाशा करना जरूरी है। तो गाइड से रिलेटेड या देव साहब से रिलेटेड वहीदा जी का क्या आपसे क्या शेयर किया था उन्होंने? उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए गाइड में दो लोगों का एक तो पहली बात की जो गाइड के जो हीरो थे देव साहब और जो उनके डायरेक्टर थे विजयानंद जी। देव और विजय एक हद तक एक जैसे हैं और चंद बातों में बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा कि जब मेरी पहली मुलाकात हुई देव साहब से तो मैंने उनको देव साहब कहा कि देव साहब, जैसे उन्होंने मुझे देखा बोलते मेरी तरफ से कहा कि देव साहब क्यों कहा आपने मुझे? तो उन्होंने कहा कि सर आप सीनियर कलाकार हैं, देव साहब ही कहूंगी आप। नहीं, सबसे पहले मुझे आप देव कहेंगे। मैं उनको सिर्फ देव इसलिए कहती हूँ, वो खुद इंसिस्ट करते हैं कि मैं उनको सिर्फ देव कहूँ। पहला काम आपका ये होगा, मुझे आप देव कहेंगी, मैं साहब नहीं हूं, मैं देव। तो उन्होंने कहा कि इस तरह कह करके, इतना कहने से एक कलाकार जो थोड़ा जूनियर होता है उसके अंदर जो एनर्जी आती है, जो उसके अंदर एक मतलब क्या कहिए उनकी लैंग्वेज में कि एक उत्साह आता है कि देखो सामने वाला बड़ा कलाकार है, ये मुझे तरजीह दे रहा है, तो आदमी सहज हो जाता है। और सहज होते ही जो उसका परफॉर्मेंस है वो हो जाता है नेचुरल। तो पहली बात जो थी उस फिल्म में उनके हिसाब से कि गाइड में के बेहतर बनने में देव साहब का बिल्कुल सहज होना अपने सह किरदार के लिए, सह कलाकार के लिए सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात थी कि गाइड की जो कहानी थी वो तो बताया उन्होंने कि ये कहानी ऐसी नहीं थी कि तो अगर आपने पढ़ते उस कहानी को तो लगता है कि इस पे कैसे फिल्म बने, लेकिन जो फिल्म बनी उस तरह की, उस फिल्म को बनने में जो मेन रोल रहा वो उसके निर्देशक का भी रहा, क्योंकि उन्होंने बताया कि विजयानंद जी जो थे उनकी पकड़ दो चीजों बड़ी स्ट्रांग थी। एक तो कैमरा मूवमेंट पर और दूसरा पटकथा पे। पटकथा, स्क्रीन प्ले और कैमरा मूवमेंट, दो के विजयानंद जी मास्टर थे। तो उन्होंने इस फिल्म को फिल्माने में इस तरह से उसको प्रेजेंट किया कि ये फिल्म मील का पत्थर साबित हो गई। नहीं गोल्डी, मैं आई एम नॉट गोइंग टू, आई डोंट लाइक इट, नो आई एम, डोंट फॉरगेट आई एम देवानंद। तो गोल्डी कहे पापा लिसन टू मी। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुम कहोगी तो मैं शराब छोड़ दूंगा, जुआ छोड़ दूंगा, अपने सब दोस्तों को छोड़ दूंगा, सारी दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार मेरे लिए वही रोजी बन जाओ, एक बार सर रख लेने दो अपनी गोद में, एक बार कह लेने दो कि मुझे तुमसे प्यार है। विजयानंद जी का कैमरा मूवमेंट
और उनका पटना पे कमांड, दूसरा देव साहब का सहज कलाकार होना। ये दो चीजें मिलकर फिल्म को इतनी ऊंचाई पे ले गई कि मतलब उसकी कोई कल्पना शायद नहीं की गई। क्या सारा दोष मेरा है? भगवान ना करे तुम्हारा कोई दिल दुखा है। वहीदा जी के पूरे फिल्मी करियर को अगर देखें और उन फिल्मों में उनके किरदारों को देखें तो उन किरदारों का हमेशा उस कहानी में एक अच्छा स्थान रहा है, और वो उनके किरदारों का जो चुनाव होता था और उनके किरदारों का जो परफॉर्मेंस होता था जो वहीदा जी करती थी, निश्चित तौर पे बड़ा ही पावरफुल होता था। तो वो अपने किरदारों के चयन में वो किन बातों का ध्यान रखती थी? ऐसी कुछ बातचीत हुई थी आपकी? मैं कभी ये नहीं सोचती थी कि मैं हीरोइन हूँ, जो इन फैशन है बस वो करना ही है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने कभी भी अपनी किसी फिल्म में ग्लैमर डॉल का रोल नहीं किया। मैं मछली बेचने वाली हूँ, भाजी सब्जी बेच रही हूँ और बूफों स्टाइल करके मैं आई शैडो लगा के बैठूं तो फिर कन्विंसिंग नहीं लगता है। हाँ, ये वर्ड बिल्कुल था, सही। ये वर्ड था उनका कि मैंने अपनी किसी फिल्म में ग्लैमर डॉल का रोल नहीं किया। मुझे वो फिल्में अच्छी लगती थी जिन फिल्मों में कहानी हो और कहानी के साथ साथ जो नायिका हो, उस नायिका का अपना एक विशेष स्थान हो। नायिका कहानी के अंदर दिखनी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि वो कुछ देर के लिए आई। मतलब कहने का ये था उनके कि ग्लैमरस रोल से नायिका का कद बड़ा नहीं होता। कहानी अच्छी हो, उसका रोल अच्छा हो तो नायिका का कद जो है बड़ा होता है। और मेरे लिए फिल्मों को के चयन करने का पहला जो मानक होता था वो यही होता था कि कहानी ऐसी हो जहां पर कि महिला एम्पावरमेंट की बात, महिला की अपनी आइडेंटिटी हो, उसका अपना अस्तित्व हो, वो सामने खुलकर आती हो, अपनी बात रखती हो, वो सिर्फ सजी हुई गुड़िया नहीं। और शायद यही कारण था कि आपने सही कहा कि जितने फिल्में उन्होंने की हैं उन सारी फिल्मों में उनका जो कैरेक्टर है बड़ा ही पावरफुल कैरेक्टर, चाहे वो त्रिशूल का हो या कुछ और की बात भी कर लें आप, हर जगह उनका रोल बिल्कुल दिखता है, आपको दिख जाएगा कि वो पर्दे पर हैं और पर्दे पर उनकी जरूरत है और पर्दा उसको स्वीकार कर रहा है। उन्होंने कभी भी अपने आप को मतलब सिनेमा के पर्दे पर वेस्ट नहीं किया, ऐसा कहा जा सकता है। ये बिल्कुल सही वर्ड कहा आपने। जिस तरीके से वो फिल्मों में अपने किरदारों का जो चयन करती थी, फिर एक अचानक ऐसा टाइम आया कि वहीदा जी की फिल्में करने की संख्या कम होने लगी। तो क्या कुछ उम्र का असर था या फिर उस तरह की कहानियों का नहीं आना था, उस तरह के किरदार उनके सामने नहीं परोसे गए जिनमें वो चयन कर वो फिल्मों में लगातार बनी रहे? ऐसा कुछ इस मसले पर कुछ आपकी बात हुई थी? हाँ, देखिए, इससे पहले उनकी बात जो मैंने उनसे पूछी थी वो इससे आपका जवाब इसमें मिल जाएगा। जी जी। उन्होंने कहा था, मैंने उनसे पूछा कि जो हिंदी फिल्में होती हैं हमारी, मुंबई की जो फिल्में जिसको ममैया फिल्में कहते हैं, इन फिल्मों में जो किरदार होते हैं वो टाइप्ड क्यों हो जाते हैं? ये जो आर्टिस्ट बनता है, जो जैसे जो हीरो है वो हमेशा हीरो बना रहता है, विलन होता है, ये टाइप कास्टिंग होती है हमारे यहाँ, इसके बारे में आपकी क्या राय? तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार विदेश गई थी, बाहर गई थी, जहां मैंने एक फिल्म देखी थी, इसका नाम था सीक्रेट सेरेमनी। इस फिल्म में एलिजाबेथ टेलर जो है वो माँ की भूमिका में थी, और इसके ठीक 2 महीने बाद एक फिल्म आई XYG, जिसमें वो नजर आई एज ए लवर। तो ये हॉलीवुड में क्या है कि फिल्में आर्टिस्ट टाइपकास्ट नहीं होते, उनके पास वही व्यक्ति कभी विलन होता है, कभी वो नायक होता है, कभी वो कैरेक्टर आर्टिस्ट होता है।
तो उन्होंने जी। कहा कि जब मैंने फिल्में मुझे मिलने लगी, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने एक फिल्म की थी फागुन। उस फागुन में जी हाँ। मैं जया भादुरी की माँ बनी थी। जी। तो लोगों ने मुझसे कहा भी था कि ये आप जो कर रही हैं अच्छा नहीं कर रही है, इससे भी आपका करियर खराब हो सकता है। तो जी। उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ भी, उसका फर्क भी पड़ा। उनका कहना था कि जब तक अच्छी कहानी नहीं होगी, अच्छी फिल्म नहीं बनेगी। और निश्चित हमारे रूप यहाँ क्या हो रहा है कि फिल्में बन रही हैं बेतहाशा, लेकिन हम कहानियों पर ध्यान नहीं दे रहे। तो दो बातें हुई, एक तो टाइप कास्ट किया जाना, और दूसरा अच्छी फिल्मों का नहीं बनना अच्छी कहानियों के अभाव में। ये दो बातें उनको थोड़ा सा पिंच करती थी। जाहिर हुआ कि जब उनको लगा कि नहीं, मुझे टाइप कास्ट किया जा रहा है या अच्छी कहानियां नहीं हो रही हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे फिल्म करना कम कर दिया। जिधर देखूं जिस तरीके का वो जोखिम उन्होंने अपने फिल्मी करियर में उठाया कि एक फिल्म हम देखते हैं कि वो अमिताभ बच्चन जी की वो हीरोइन बनती हैं, फिर जी, दूसरे जी। ही कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जहां पे अमिताभ बच्चन साहब के वो माँ का किरदार करती हैं। मुझ पे विश्वास रखो माँ। ये दुनिया बड़ी संगदिल है बेटा, ये कमजोर को जीने नहीं देती। हाँ, हाँ, ये हाँ। अपने आप में एक एज ए आर्टिस्ट ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। बट उसका उनको मतलब उनको नुकसान हुआ इसका। जी। उनको नुकसान हुआ मतलब इसका। वो बोलते भी थी कि देखिए, मैं चाहती हूं कि मेरा जो रेंज हो वो बड़ा हो, मैं हर चीज कर सकूं, पर चूंकि जी। माहौल ऐसा है कि मैं क्या करूं, मैं नहीं कर सकती। और जब मैं उब गई तो मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा ठीक है, जाने दो। वो एक ऐसा दौर था जो अब अभी देखने से लगता है कि वो खासकर अभिनेत्रियों के मामले में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट था, क्योंकि उनकी समकालीन जो अभिनेत्रियां थीं वो कहीं से भी उनसे कमतर नहीं कम थी। नहीं। जो पत्रकारिता जो 90 के दशक की बात कर रहे हैं आप, तो उस जी। समय जितने भी फिल्मी पाठक थे उनका जानना ये बड़ा जरूरी होता था कि किन से किन की दुश्मनी है और किन से किन की पटती है। जानकर बड़ा मतलब आश्चर्य भी होगा और बड़ा अच्छा भी लगेगा। जी। वहीदा जी का जो जवाब होता था ना, उनका जवाब बड़ा, आप यूं कहें कि जैसे कोई एक वर्ड आता है ना उसके लिए, डिप्लोमेसी। उनका जवाब इतना सधा हुआ और नपातुला होता था कि आप उससे कोई भी एंगल निकाल नहीं सकते। अच्छा। जब उनसे पूछा गया कि आपका सवाल रखा गया, तो उन्होंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट कहा कि जितनी अभिनेत्रियां मेरे समकालीन थी वो सारी की सारी बेहतर थी, बेहतरीन थी, उनका परफॉर्मेंस अच्छा था, लोग उनको लाइक करते थे, पसंद करते थे, और सारी अभिनेत्रियां किसी से कम नहीं थी। अब ऐसे स्टेटमेंट के बाद से कुछ और पूछना शायद पॉसिबल नहीं होता। तो वहीदा जी कभी भी अपने बयानों के कारण बॉलीवुड में विवादों में नहीं रही है। जी हाँ, बिल्कुल। ये आपने अनुभव किया होगा जी कि हाँ। विवादों में शायद नहीं रही है, क्योंकि वो बोलने के समय बड़े ही नपे तुले शब्दों में बोलती थी और कम बोलती थी। परेशानी तब होती है जब ज्यादा आप बोलते हैं कि जो सवाल जी, आपने किया, आप उनको किसी एंगल से पूछ ले घुमा करके, बोलेंगी वही जो उनको बोलना है। तो अब तो खैर, और इसीलिए मुझे लगता है कि इतना लंबा करियर भी वो फिल्मी दुनिया में वो बिता भी पाई अपने इसी व्यवहार के कारण भी। सर, हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे जो बिल्कुल ही बहुत ही पर्सनल सवाल हम आपसे कर रहे हैं, और ये चीज बिल्कुल आप इसके लिए स्वतंत्र हैं इसका जवाब देने के लिए और नहीं देने के लिए भी, कि आपने इतने सारे फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लिया है, और जिस तरीके से कमाल अमरोही साहब के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था, उसमें हमारे एक सुधीर दर्शक ने उस पूरे एपिसोड को देखने के बाद एक बड़ा ही प्यारा कमेंट लिखा जो मेरे लिए हमको बहुत अच्छा लगा, और वो कमेंट हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि आजकल जिस तरीके से जितने भी फिल्मी एक्टर्स हैं, सब लोग
एक दूसरे का इंटरव्यू ले रहे हैं जी और कहीं से भी उनकी इंटरव्यू में उनको वो शायद मौलिकता नहीं दिख रही है, कुछ एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिमता दिख रही है। वैसी स्थिति में आपका जो कमाल अमरोही साहब के साथ जो मुलाकात थी और उसमें जो आपने, जो उस सुधी दर्शक ने ये स्टेटमेंट लिखा था कि पत्रकार साहब ने अपना अनुभव जो साझा किया उस पूरे एपिसोड की जान है। तो मैं आपसे दूसरा सवाल यही करने वाला था कि वहीदा जी से आपने इतनी बार मुलाकात की, इस जी। 2 बार की मुलाकात का पूरा व्यक्तित्व का क्या आकलन आपने किया वहीदा जी का? बड़ा ही पहली बात तो ये कि जो आपके जो वो दर्शक हैं उनको मेरा बहुत बड़ा मतलब मेरी ओर से उनको मेरा नमस्कार कहिएगा उनको जी बिल्कुल। कि उन्होंने मेरी मतलब हम लोगों के प्रयास को सराहा है, तो जी। उनको बिल्कुल उनको नमस्कार है मेरा। दूसरी बात ये है विजय जी कि मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ या मैंने पहले भी की थी कि मैं बड़ी ही विनम्रता से और ईमानदारी से अपनी बात रखता हूँ और मेरी बातों को रखने का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। जी जी ठीक है। अब आपकी बात देखिए, वहीदा जी की शख्सियत को अगर आप देखें तो उनसे बात करते हुए आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी कलाकार से बात नहीं कर रहे हैं। आपको लगेगा कि एक सामान्य जो इंसान होता है आप उससे बात कर रहे हैं। उनकी बातों में आपको स्नेह दिखता है, उनकी बातों में वजन दिखता है, उनकी बातों में ईमानदारी दिखती है, उनकी बातों में संजीदगी दिखती है, उनकी बातों में अपनापन दिखता है। वो आपको लगेगा ऐसा कि आप किसी अपने से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो ऑरा है, उनका जो बोलने का तरीका है, उनकी बातों में उनकी शख्सियत, उनका व्यक्तित्व, उनका कद, सब कुछ आपको दिख जाए। तो मेरा अपना मानना है कि ऐसे कलाकार बहुत कम हैं जिनसे बात करके आपको ऐसा लगे कि आपने किसी अपने से बात की। राजू, जो तुम कहना चाहते हो मैं समझ गई। want people to remember me as a good human being. आपसे बात करके तो ऐसा लगता है कि बात का सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसी ऐसी दिलचस्प जानकारी देते हैं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारी और आपकी बातचीत एक अच्छे समय पर जाकर पहुंच गई है। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें आपने जो वहीदा जी से जो आपकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात का जो संस्मरण हमारे साथ आपने शेयर किया, वो वाकई बहुत ही दिलचस्प है। और हम आपसे विदा लेंगे इस एपिसोड में इस वादे के साथ कि आपकी एक मुलाकात भगवान दादा साहब के साथ भी हुई थी। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबूजी, जो अपने आप में उस समय के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। और हम लोग अगली चर्चा भगवान दादा साहब पे करेंगे जब आपकी उनकी मुलाकात हुई थी, क्योंकि वो भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग उनका भी जीवन रहा है कि एक समय में उनके पास 12 गाड़ियां थीं और एक समय ऐसा था कि जब उनके पास मतलब लगभग 0 हो गए। किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम कभी नरम। और उनसे आपकी जो मुलाकात हुई है वो मैं उस किताब में मैं पढ़ा हूँ और वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और हम आपसे ये वादा चाहेंगे कि अगली मुलाकात, हमारी अगली बातचीत भगवान दादा साहब के ऊपर होगी। जरूर बिल्कुल करेंगे हम लोग। तो आपका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपको फिर से धन्यवाद विजय जी। अगर आप इसी वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypande@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी नायाब फनकार के नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।